हेलो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से है। ये वीडियो में फीचर्स दैट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंट दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। पढ़ने के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करने के लिए काफ़ी ईजी होगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वहाँ पे हेनरी फॉयल का 14th प्रिंसिपल एंड जो थर्ड वीडियो रहेगा F.W. टेलर दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक विल्सन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीनों टॉपिक को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे इन डिटेल में। ओके, अगर आपको वीडियो देखने के बाद अगर कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी सजेशन है तो आप कमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, हम लोग पहले क्या डिस्कस करते हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट। ओके, फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट। आपने काफ़ी टाइम सुने रहेंगे मैनेजमेंट, स्कूल्स में सुने रहेंगे आपने, कॉलेजेस में कुछ सुने रहेंगे आप मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। अगर मैं आपको इजी वर्ड में बताऊं मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होता है, जो भी क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, जो भी टारगेट, इवन आपका भी टारगेट, कुछ आपका भी ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये होता है मैनेजमेंट। सर हमको नहीं समझा, डिटेल में बताइए। ओके, देखो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, मतलब ये प्रोसेस में क्या आता है, जब आपको कोई चीज़ करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्लान करते हो। लेट्स एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड का जो है सेलिब्रेशन करना है, बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस लाना पड़ेगा, जो भी रिक्वायरमेंट है इनवाइट करना पड़ेगा लोगों को। मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहता है वो अचीव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने बताया कि बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए है या कोई और भी पार्टी है, तो आप क्या करोगे, मैनेजमेंट करोगे। एक बंदा होगा कंट्रीब्यूशन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट पर्सन क्या करेगा, उस कंट्रीब्यूशन को क्या क्या, केक लाना है, गिफ्ट लाना है, डेकोरेट करना है, कब करना है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है। एंड सारे पर्सन को कुछ खाने के लिए चाहिए तो वो कौन लेके आएगा, तो हर पर्सन को डिवाइड कर दिया जाता है। और फिर एक दिन क्या होता है, उसको सरप्राइज मतलब जो है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीज़ें आती है। अपन ये प्रोसेस के बारे में जो फंक्शंस है दैट इज प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होता है वो क्या करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ये भी होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके घर में ही मैनेजमेंट होता है। ठीक है, आपके डैड ने जो है 10,000 पर मंथ का अलॉकेट कर दिया कि 10,000 में पूरा घर क्या करना है, मैनेज करना है। आपके जो मॉम है उन्होंने क्या किया, 10,000 को इस तरीके से यूटिलाइज किया, मतलब वो प्लानिंग किया, प्रोसेस किया, जो भी सारी चीज़ें वो करने के बाद जो भी 10,000 रहेगा उसका प्रॉपर जो भी नीड्स रहेगा उस पर्टिकुलर मंथ में, वहाँ पे क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। मैनेजमेंट इज फॉलोड एवरीवेयर, हर जगह फॉलो किया जाता है। इवन आप कॉलेज का भी एग्जांपल ले सकते हो कि आपके कॉलेज में जो है एक टाइम टेबल सेट किया जाता है, उस टाइम टेबल के हिसाब से 2 महीना पहले सिलेबस खत्म हो जाता है, तो वो भी एक मैनेजमेंट ही है ना। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, जो क्या करता है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी चीज़ का हो सकता है, ऑर्गेनाइज किसी चीज़ का भी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। अंडरस्टूड। मेरा ही ऑब्जेक्टिव है कि भाई मेरा जो है वीडियो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए ताकि उनको इजीली समझ में आ जाए। तो मैं ऐसे मैनेजमेंट करूंगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेट लोगों से करूंगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करूंगा, ये प्रोसेस करूंगा उसकी वजह से, ताकि मेरा जो गोल्स है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। मैनेजमेंट क्या होता है, इज अ प्रोसेस टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जो है टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अभी हमको मैनेजमेंट से समझ में आ गया व्हाट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडेंस। मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोसेस जब करता है उस प्रोसेस में क्या करता है, वो प्रिंसिपल यूज करता है। मतलब कुछ रूल्स, सेट ऑफ जो रूल्स है वो क्या करता है, गाइडलाइंस वो क्या करता है, यूज करता है क्या करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इट अ सेट ऑफ गाइडलाइंस विच हेल्प्स टू अचीव द टारगेट, विच हेल्प्स टू अचीव द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अंडरस्टूड। प्रिंसिपल मतलब सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। अब मैनेजमेंट ये प्रिंसिपल कहाँ हेल्प करता है, प्रोसेस में हेल्प करता है कि कैसे हम इफेक्टिव प्लानिंग अच्छा कैसे हम बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे अच्छे से हम कर सकते हैं। जो वर्क है, जैसे मैंने जो सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन का लिया था, तो भाई बर्थडे सेलिब्रेशन है, वहाँ पे मैंने 1% सारी चीज़ें नहीं कर सकता। एक कंट्रीब्यूशन करेगा, एक केक लेके आएगा, एक डेकोरेट वाला संभालेगा। मतलब क्या कर रहा है वो, प्रिंसिपल में एक रूल है डिवीजन ऑफ वर्क, तो वर्क को डिवाइड कर दिया। एक प्रोसेस होता है जो यूज़ किया जाता है।
अंडरस्टूड। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा आपके पास एग्जाम्पल है तो आप एग्जाम्पल जरूर कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं नेचर दैट इज फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो अब इसमें 7 पॉइंट्स है, ये बुक के हिसाब से आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने BMS किया है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, मैंने काफ़ी सारी मैनेजमेंट की बुक पढ़े हैं, तो ये 7 नहीं, इसमें 25 भी पॉइंट्स आ सकते हैं, 30 पॉइंट्स, आप जितना चाहिए उतना पॉइंट ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट एक छोटी चीज़ नहीं होती, इट इज़ अ वेरी लाइक फिनोमिनल, वेरी वास्ट, आप जितना स्टडी करोगे उतना कम है। ओके, सो पहला पॉइंट क्या बोलता है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हेनरी फॉयल का 14th प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं फॉलो किया जाता, वो हर जगह फॉलो किया जाता है। ओके, सिर्फ इंडिया के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है, मतलब अक्रॉस द ग्लोब जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है, हेंस वी कैन से दैट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, जनरल गाइडलाइंस मतलब क्या बोलता है, मैंने यहीं पे डिस्कस किया, मैनेजमेंट के लिए क्या करता है, जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, क्या करने के लिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए। सो इट सेट अ गाइडलाइंस टू द मैनेजर to solve the problems within the organization and set the goals or objectives of the organization। तो ये होता है जनरल गाइडलाइंस, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जिसको अपन चेंज कर सकते हैं। ओके, अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो 14th प्रिंसिपल है, लेकिन हम 14th प्रिंसिपल उसको डायरेक्टली एक साथ हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, वी कैन अप्लाई एनी प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिक्वायरमेंट। जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरस्टूड। सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से हम प्रिंसिपल क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरस्टूड। 4th पॉइंट क्या बोलता है, बिहेवियरल नेचर। अभी बिहेवियरल इन नेचर और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन थोड़ा सा सिमिलर आप बोल सकते हो, कैसे मैं बताता हूं आपको। बिहेवियरल मतलब क्या करना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन रिसोर्सेज। इन्फ्लुएंस करना मतलब क्या करना होता है, उनको जो है प्रेरित कर, मतलब जो कोई काम करने के लिए उनको जो है फोर्स बोल सकते हो आप, पॉजिटिविटी क्रिएट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरल इन नेचर, दैट इज इन्फ्लुएंस करना ह्यूमन रिसोर्सेज को। सर कैसे करेंगे, वेजेस रेट बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा वेजेस रिकॉग्निशन दे देंगे, उनको जो है अप्रिशिएट का एक जो है ईमेल कर देंगे, तो जो एम्प्लॉय रहेगा ही विल बी वेरी सेटिस्फाइड, राइट। या उसका कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। इफ़ वी अंडरस्टैंड, एक मैनेजर जब एम्प्लॉय को जो समझता है और फिर जब समझता है तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है अच्छा काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जाहिर सी बात है, इफ़ आई एम वर्किंग इन अ कंपनी और मुझे छुट्टी चाहिए तो मुझे मैनेजर प्रॉब्लम मेरा समझ रहा है तो मैं उसकी भी प्रॉब्लम समझूंगा ना, मतलब वो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है डायरेक्टली कि जो है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मतलब मेरे लिए जितना फ्रीडम है तो अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्या कर सकता है, एम्प्लॉय अच्छा काम कर सकता है। तो ये होता है बिहेवियरल इन नेचर। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि अगर अच्छा काम करेगा तो उसको अप्रिशिएशन मिलेगा, कूपन्स मिल जाएगा, वाउचर्स जो मिल जाएगा, कुछ जो है पार्टी का जो है वाउचर्स मिल जाएगा, तो उससे क्या होता है, वो कॉज हो गया। उसका इफेक्ट क्या होगा, जब एम्प्लॉय को इतना ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो और अच्छा काम करेगा। सो दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। कॉज में क्या हुआ, एम्प्लॉय को मोटिवेट किया बाय मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी में बोल सकते हो पैसे का जो इंसेंटिव्स या एक्स्ट्रा जो पे करना, और फिर उसके बाद नॉन मॉनिटरी में जैसे रिकॉग्निशन लेटर, अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दे देना, अवार्ड दे देना। सो उसका कॉज ये करना, उसके इफेक्ट क्या होगा, एक पॉजिटिव क्रिएट होगा इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉय और सब लोग फिर क्या करेंगे, काम करेंगे, अंडरस्टूड। 6 पॉइंट क्या बोलता है, ऑल प्रिंसिपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स देयर आर 14th प्रिंसिपल एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अलग अलग क्या होता है, अप्लीकेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी 13 इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है 5 बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट इज रॉन्ग। जितने भी प्रिंसिपल है सब इंपॉर्टेंस है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, बट ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। फिर प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड,
बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब जितने भी प्रिंसिपल फॉर्म हुए हैं वो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब उसका ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट हुआ है, मतलब जो है ऑलरेडी उसका टेस्टिंग हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप आगे चल के पढ़ोगे, बहुत सारी थेरीज है, मोटिवेशनल थेरीज है, जिसमें कैसा होता है प्रैक्टिस, मतलब एक एम्प्लॉय को अगर मैं 8-9 घंटे का ड्यूटी होता है, उसमें सिर्फ 1 घंटे का मैं एक साथ 1 घंटे का जो है उसको लीव दूँ, मतलब फ्री करूँ एक लंच के लिए, तो अब क्या करेगा वो 1 घंटा काम मतलब 8 घंटा पूरा टोटल काम कर रहा है, 4 घंटा, फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, फिर 4 घंटा, तो उसका आउटपुट क्या हो सकता है, चलो मैं मानता हूँ कि 100 यूनिट्स, मतलब 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है। लेकिन वही 1 घंटे का मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो 4 मतलब स्टार्टिंग में 1 घंटे का जो हावर्स था उसको मैंने 3 इसमें ब्रेक कर दिया, 15 मिनट जो है स्नैक्स, फिर 30 मिनट जो है वो लंच, फिर 15 मिनट्स क्या कर दिया मैंने जो है ब्रेकफास्ट, मतलब आप बोल सकते हो स्नैक्स के लिए वापस से मैंने क्या किया उनको जो है फ्री टाइम दे दिया। अब क्या कितना ब्रेक मिल रहा है, 3 ब्रेक मिल रहा है, तो अब जो आउटपुट हो गया 100 से क्या हो गया 200 हो गया। सो ये क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया कि एम्प्लॉयज़ को अगर हम ज़्यादा जो है फ्री करते हैं सो एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा आउटपुट देता है। सो जितने भी प्रिंसिपल है दे आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट विच इज़ अप्लीकेबल, और हर जगह अप्लाई होता है, इवन इट इफेक्टिव, मतलब उसका रिजल्ट भी जो है आउटपुट भी आता है। सो दैट इज प्रिंसिपल फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, अंडरस्टूड। तो मैं एक एग्जांपल बताया आपको। सो आई होप कि आपको नेचर समझ में आ गया रहेगा। नोट जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकंड जो टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंट, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट द मैनेजर, ओके, इनसाइट टू द मैनेजर, मतलब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूजफुल होता है मैनेजर के लिए, किसके लिए, मैनेजर के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो समझने के लिए, एंड क्या प्रॉब्लम्स है उसको कैसे जो सॉल्व करना है, वो भी क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, सो दैट मैनेजर कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, हेल्प्स इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अभी देखो एक कंपनी में रिसोर्सेस क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्सेस है, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, मशीनरी है, अंडरस्टूड। सो लैपटॉप्स, कंप्यूटर, जो सारी चीज़ें हैं, जो मशीन्स हैं, तो अब उनका कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है, हाउ वी कैन यूटिलाइज ऑप्टिमली अवेलेबल रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में 5 पीसी है, ठीक है, और काम करने के लिए 6 जन है, तो एक लेबर क्या है एक्स्ट्रा है, उस लेबर को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे 5 लेबर क्या करेंगे, काम करेंगे। सो उस एक लेबर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, घटने के मतलब बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि उस एक लेबर का कहीं और यूज हो रहा है। सो इस तरीके से क्या करना, जो भी रिसोर्सेस उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है। सो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड करता है। एंड विदाउट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कोई भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते हैं। आपके पास आज के टाइम पे इतना सारा टाइम है, लेकिन दिन भर आप पूरा वेस्ट कर देते हो। लेकिन अगर वही पूरा 8 hours to 10 hours अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइज करो कि हर 2-2 घंटे में 2 घंटे स्टडी करना है, 2 घंटे मुझे खेलना है, 2 घंटे मुझे कुछ नई चीज़ सीखना है, तो अगर इस तरीके से आप अलोकेट करोगे तो 1 साल में आप मास्टर हो जाओगे, बहुत सारी स्किल्स आपके पास जो है आ जाएगी, आपके अंदर बिल्ड हो जाएगी। लेकिन क्या करते हैं, आप ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं करते हो। साइंटिफिक डिसीजन, अब यहाँ पे साइंटिफिक बोला है, साइंटिफिक डिसीजन मतलब क्या होता है, जो भी डिसीजन होता है दैट इज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक, एक सिस्टमेटिक डिसीजन बेस होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दे नीड अ प्रोसेस। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगर जो है मुझे कुछ प्रॉब्लम, या एक डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक बंदा जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, मैंने क्या किया, कंप्लेन कर दिया उस बंदे के बारे में, ठीक है। अब क्या हुआ, या किसी ने मेरे बारे में कंप्लेन कर दिया, अब मैनेजर का काम है डायरेक्टली क्या करेगा, मुझे निकाल देगा, नो, दे विल जस्ट फर्स्ट दूसरे एम्प्लॉय से फीडबैक लेगा, मुझसे भी बताएगा ऐसा ऐसा सिचुएशन है, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा। सेम ऐसे कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसको सॉल्व करने के लिए दे फॉलो अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, ठीक है। जैसे एक एम्प्लॉय का हायरिंग भी होता है, वो भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, वो भी एक डिसीजन होता है कि कैसे एम्प्लॉयज़ हमको चाहिए काम करने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का बेनिफिट। अब सर ऑर्गेनाइजेशन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे एक एम्प्लॉय को परमानेंट जॉब दे देना, तो वो क्या हो जाएगा, ही फील वेरी कॉन्फिडेंट
टुवर्ड द वर्क, क्योंकि वो परमानेंट हो गया है, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा स्ट्रक्चर जो है, जो जहाँ पे वर्क कर रहा है, वर्क प्लेस अगर अच्छा इंटीरियर, अच्छा स्ट्रक्चर रहेगा तो वो काम पॉजिटिवनेस, वो काम अच्छे से करेगा। कैंटीन फैसिलिटी, वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको जितना काम करा उसके हिसाब से उसको वेजेस मिल रहा है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी को क्वालिटी प्रोडक्ट आप दे रहे हो तो भी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम प्राइस में दे रहे हो तो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो कस्टमर से हो, चाहे एम्प्लॉय से हो, चाहे सोसाइटी से, उस चीज को समझने के लिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इनकरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि कोई चीज के बारे में रिसर्च करना और फिर उस चीज को डेवलप करना। सर नहीं समझा, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट बनाने के बाद जब मार्केट में सेल करता है तो कंज्यूमर का फीडबैक कलेक्ट करता है। अब जब कंज्यूमर का फीडबैक कलेक्ट करता है, आज के टाइम पे फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि फीडबैक जब कलेक्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे फीडबैक जब रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे, मतलब वो रिसर्च करेंगे, तो उसमें उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट में क्या गलतियां हैं, और नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक अच्छा मतलब डेवलपमेंट करेंगे। सो इस तरीके से क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि वो प्रोडक्ट और इनोवेटिव उसके अंदर हो, प्रोडक्ट और अच्छा हो, बहुत अच्छे से फंक्शन करे, एंड मार्केट में वो प्रोडक्ट जो है ज़्यादा टाइम तक चले, एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करे। इसके लिए आज के टाइम पे एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होता ही होता है, डिपार्टमेंट, जहाँ पे उनका काम क्या होता है, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल मतलब ये होता है कि जैसे एक डिपार्टमेंट है, उसमें 50 जन काम करते हैं, तो मैनेजर का काम क्या है, हर इंप्लॉय से कोऑर्डिनेट करना। अगर वो हर इंप्लॉय से नहीं कर सकता है तो टीम, जो टीएल्स हैं, टीम लीडर्स हैं, उनसे क्या करना, कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि उनके अंदर 10-12 जन काम करते हैं एक टीम लीडर के अंदर। तो कोऑर्डिनेट करना मतलब ये होता है कि समझना, मैनेजर पूछेगा भाई काम कैसे चल रहा है, टीम लीडर क्या करेगा, एम्प्लॉय से फीडबैक लेगा, मतलब कि एक कोऑर्डिनेशन है। क्योंकि अगर फीडबैक लेगा ही नहीं और कुछ पूछेगा ही नहीं तो फिर उससे क्या होगा कि काम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ वो तो पता ही नहीं चलेगा। सो इसके लिए कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन एक एम्प्लॉय का प्रॉब्लम भी समझना टीम लीडर के लिए, मैनेजर के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, मुझे पता है कि अगर आप एम्प्लॉय का जो है कोऑर्डिनेशन नहीं करते हो, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द एम्प्लॉय, यू विल नेवर अचीव द टारगेट। कभी भी आपका काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा सो दे विल मेक सो मेनी एरर्स। सो इसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में। एंड कंट्रोल करना मतलब क्या होता है कि समझना और फिर उसके हिसाब से उनको वो चीज़ों को कंट्रोल करना। अंडरस्टूड। सो हेल्प्स टू, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प्स करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद डेवलप द ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच। ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस से हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे मिसमैनेजमेंट से हो। सो वो सारे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एंड फिर एक ऑब्जेक्टिव जो है, जो भी टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन का, उस चीज़ को अचीव करना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है एक ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच के लिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है गोल की तरफ वर्क करे, एक सिस्टमेटिक इफिशियंट वर्क करे। सो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। सो ये जो था मैंने इन डिटेल में आपको जनरल में एक्सप्लेन किया है। इसका नोट्स जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप रीड कर लीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आप जो है मेरे वेबसाइट पे भी कमेंट करके वहाँ पे बता सकते हैं। आप जो है कमेंट यूट्यूब पे भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।